हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो 12 क्लास का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे और उसमें सॉल्यूशन चैप्टर आप लोग को पढ़ाया गया था। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग कंप्लीट भी कर लिए थे और आज हम आपके बीच सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन लेके आए हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का जो आपके बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस है, अभी तक जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, तो आपके सीबीएसई बोर्ड वाले का क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो आपको बिहार बोर्ड से बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आपका क्वेश्चन आपके बीच लेके आऊँगा, ठीक है, जो अपडेटेड क्वेश्चन आपके बीच होगा। लेकिन अभी हम थ्योरी को रिवाइज करने के लिए आपको और भी बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने जितना कॉन्सेप्ट आपको दिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपके सिलेबस में हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था, वो आपको पता होगा। तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुराने टॉपिक साइड किए गए हैं उसका अभी जो है सो नया सैम्पल पेपर जो अभी नया आपका लॉन्च होगा, नया जो आएगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं। तो क्वेश्चंस जब आपको प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाला या सिंगल चॉइस वाला, वैसे हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर ले तो आपके चेंजिंग सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस चेंजिंग के हिसाब से आपका न्यू सैम्पल पेपर आने के बाद मैं आपका क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं जो दूसरे बोर्ड में पूछे हैं। आखिर सिलेबस और टॉपिक को रिवाइज करने के लिए उस क्वेश्चन की आवश्यकता हमारे पास होगी ताकि हमारा कंटेंट जो है वो अच्छी तरह से रिव्यू हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके बीच क्या है, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कॉमेंट और शेयर करना आपको भूलना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके बीच जो है पहला क्वेश्चन क्या है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ CaNO3 इज, वांट ऑफ फैक्टर इसका क्या होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर बेटा स्मॉल आई होता है और स्मॉल आई का मान जो होगा वही आपसे पूछा जा रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर जो है इसका क्या होगा वो आपको बताना है। तो वांट ऑफ फैक्टर इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपको पढ़ाया था, Ca दिया हुआ है, CaNO3 आपके सामने जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, NO3 होल 2 आपका दिया गया है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपके पास आ क्या जाएगा, Ca2 प्लस आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2NO3 माइनस आ जाएगा, 2NO3 माइनस आ जाएगा। यहाँ पर बेटा डिसोसिएशन जो होगा आपका वो 100% डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि अल्फा का मान इसमें नहीं दिया है, अल्फा का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो डिसोसिएशन आपका कितना होगा, तो 100% डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पर जब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो आपका कहानी क्या हो जाएगा, पहले इसको बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस कीजिएगा तो इधर 1 मोल आपका CaNO3 था, कैल्शियम नाइट्रेट आपका 1 मोल था, तो 1 मोल आपका Ca2 प्लस बना और 2 मोल आपका NO3 माइनस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आपको इससे ये पता चल रहा होगा कि जब आपका ये 1 मोल था, यानी जब आपका ये 1 मोल था तो ये टूट के कितना में बदल गया, 1 + 2 यानी कितना में, 3 में बदल रहा है। तो आई का मान आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, तो 1 + 2 यानी 1 + 2 हो गया। अब पहले कितना था, तो सिंगल था तो 1 हो गया, यानी कितना आ गया, 3 आ गया। तो आई का मान यही पूछ रहा था, वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर आपका 3 होगा। वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि इन कंपैरिजन टू 0.01 सॉल्यूशन, आपका ये मोलरिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, कौन सा सॉल्यूशन है, तो ग्लूकोज दिया हुआ है। यानी आपका एक पार्ट आपको इसमें दिया हुआ है 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी ΔTF का मान जो होगा, ΔTF
ऑफ 0.0 MgCl2 सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन आपके पास क्या है 0.01 M सॉल्यूशन ऑफ, क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्लोराइड का और ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा इस सॉल्यूशन का कितना होगा, वही आपसे यानी दोनों का कंपैरिजन करना है। दोनों सॉल्यूशन के डेल टीपी का मान आपको निकालना है। इस सॉल्यूशन का डेल टीपी का मान निकालना है, यानी डेल टीएफ का मान निकालना है, और इस सॉल्यूशन का भी डेल टीएफ का मान आपको निकालना है, डेल टीएफ का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके डेल टीएफ के मान को हम मान लेते हैं 1 है, और इसके डेल टीएफ के मान को हम मान लेते हैं 2 है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा दो सॉल्यूशन आपके पास दिया गया है, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी आपके पास है, एक आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी आपके पास दिया हुआ है। इसका डेल TF1 और डेल TF2 हम मान लिए। ठीक है, अब आपको शायद पता होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था, डेल TF बराबर क्या होता है, तो डेल TF बराबर हो जाएगा आपका KF गुने M हो जाएगा, KF गुने M हो जाएगा। डेल TF बराबर क्या हो जाएगा, KF गुने M हो जाएगा। अब आपको KF का मान जो है वो दोनों का दोनों एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो KF का मान जो इसमें होगा वही इसमें होगा, और M दोनों का समान है। ये बेटा ग्लूकोज आपका क्या है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हमने पहले जो पढ़ा था वो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और ये आपका MgCl2 को क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी आसानी से आयन के फॉर्म में टूट जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके लिए नीचे वाला के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा, KF गुने M और गुने क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और उसमें जो I का मान होगा वो आपका 1 होगा, उसमें जो I का मान होगा ऊपर वाले में क्या होगा, वो आपका 1 होगा। ठीक है, तो इसमें आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, ये टूटेगा नहीं। तो नीचे वाले के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, MgCl2 को हम क्या करेंगे, पहले आपको डिसोसिएट करवा देंगे। नहीं दिया हुआ है डिसोसिएशन का, अल्फा का मान नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसोसिएशन आपको नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है कि 100% डिसोसिएशन होगा। और जब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया है। ठीक है, Mg2+ आप थ्योरी में जा से देख सकते हैं, और 2Cl- में टूट जाएगा। इसको हम पहले क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ये 1 था, ये आपका 1 हो जाएगा। I का मान जैसे ही निकालिएगा तो 1 मोल जो आपका MgCl2 था टूटा, तो 1 मोल Mg2+ बनाया, और 2 मोल Cl- बन गया। तो ये बना कितना, तो 3 गो मोल, यानी 3 गो पार्टिकल्स में, तो 1 + 2 हो गया, और बट्टा में 1 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपको पूछ रहा है कि दोनों को कंपेयर करना है, डेल TF1 बट्टा डेल TF2 को, तो आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। और यहीं से मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से कि डेल TF1, यहाँ से ये दोनों चीज़ आ गया, तब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम दिखा देते हैं कि डेल TF1 बट्टा डेल TF2 बट्टा मान लेते हैं कि डेल TF आपका 1 है, डेल TF1। तो डेल TF2 का मान क्या आ गया, तो यहाँ से आपको आएगा KF गुने M और गुने I हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, तो KF गुने M और I हो जाएगा। तो KF गुने M और KF गुने M तो आपका कट ही जाएगा, ये सेम होगा KF आपका जो भी सॉल्वेंट हो, और ऊपर में इसका तो ये आपको I यहाँ होगा नहीं, यहाँ 1 हो जाएगा, और ऊपर जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल TF2 जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, तो डेल TF1 के 3 गुना के बराबर आ गया। तो लगभग आपको कंपेयर कीजिएगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका MgCl2 का होगा वो पहले वाला का क्या होगा, 3 गुना होगा, लगभग 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लगभग 3 टाइम्स हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और फॉर्मूला से मैंने आपको पकड़ के दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, 232 कितना दिया हुआ है, 234.2 ग्राम आपका शुगर सिरप दिया हुआ है, इसमें इतना ग्राम आपको शुगर पाया गया है, तो मोलरिटी आपसे पूछ रहा है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पहले जानना होगा। मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना ग्राम दिया गया है, तो सॉल्यूट दिया गया है बेटा आपको 34.2 ग्राम आपको सॉल्यूट दिया हुआ है। और सॉल्यूट में है क्या, तो शुगर। तो शुगर जो होता है, शुगर का केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताया था, C12H22
O11 होता है, C12H22O11 होता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास जब निकालिएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास जब निकालिएगा, इसके m का मान जब आप निकालेंगे तो इसके m का मान क्या आ जाएगा, तो 342 ग्राम आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास इतना था, मॉलिक्यूलर मास आपका 342 आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपका बचा क्या, तो लिक्विड का मास तो 234.2 ग्राम आपको शुगर सिरप है, जिसमें चीनी और पानी दोनों मिला हुआ है। तो चीनी और पानी, तो इसमें जो लिक्विड आपको पाया गया है सॉल्वेंट, वो कितना है, तो 234.2 में से घटा देंगे तो क्या आएगा, 34.2 को आप घटाइएगा तो यानी 200 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और लिक्विड जो वाटर होता है जनरली, वो वाटर का आपका डेंसिटी जो होगा, नॉर्मल डेंसिटी जो वाटर का होगा, वो आपको क्या होता है, तो 1 ग्राम पर ml के बराबर होगा। इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम जो हो गया वो कितना हो गया, 200 ml हो गया। 1 ग्राम का 1 ml, तो 200 ग्राम का 200 ml हो गया। अब लीटर में इसको चेंज कीजिएगा तो वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा, 200, अब बट्टा कितना आ जाएगा, 200 बट्टा 1000 लीटर हो जाएगा। यानी आपको कट कुट के कितना, 0.2 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर। तो वॉल्यूम आपका कितना हो गया, तो 0.2 लीटर हो गया। इसको उड़ाइएगा, डेसिमल को 0 आ जाएगा, इसको काट दीजिएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। और आप जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 आपका नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/10 गुने 0.2 आ जाएगा। इसको उड़ाइएगा, 10 से 10 कट गया, 1/2 आया, 0.5। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर के बराबर आ गया। ठीक है, तो मोलरिटी आपका पूछ रहा था सॉल्यूशन का, तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक ऑप्शन कर दीजिए और ये आपका 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ था, ये क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी होता है, नहीं होता है। सरफेस टेंशन होता है, नहीं होता है। लिक्विड होता है, लिक्विडिटी होता है, नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा 4 होता है। पहला आपके होते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपको पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये आपको पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें एक ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहा था, वो कौन सा था, तो चौथा वाला। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऐसे आपको रिवाइज करना होगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपके पास बेहतर रहेगा तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ट रहेगा, क्वेश्चंस आपसे बनेंगे कहीं कोई ऐसे ही शेड्यूल्ड बेस से अगर हम सारे टॉपिक को पढ़ ले तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 1995 से कोई नहीं रोक सकता है। और प्रीवियस ईयर का पूछा गया जो कंपटीशन का क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको करवाऊंगा, तो उसमें भी हवा नहीं लगेगा। देखिएगा क्या कहता है, विच कंसंट्रेशन टर्म्स इज नॉट चेंज्ड विथ चेंज इन टेम्परेचर। अब चारों कंसंट्रेशन टर्म है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बट्टा वॉल्यूम किस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, मोलेलिटी जो, हाँ मोलेलिटी दिया हुआ था, गलती कर दिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आई इन केजी होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में। ठीक है, ये आपको होता है। नॉर्मेलिटी में क्या होगा, तो नॉर्मेलिटी में लिक्विड आएगा। इसमें वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है ये आपका कैसा टर्म है, तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। ये वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है। मोलरिटी आपका कैसा टर्म है, तो ये भी आपका वॉल्यूम रिलेटेड है। कौन सा रिलेटेड है, तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। और ये आपका वेट वॉल्यूम जो है, ये भी आपका वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। कैसा टर्म है, तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। ये तीनों में वॉल्यूम आएगा। और ये जो टर्म आपका दिया हुआ था, ये आपको मास रिलेटेड है। कैसा है, मास रिलेटेड। इसमें वॉल्यूम का कहीं चर्चा नहीं है आपको। ठीक है, नीचे भी मास और ऊपर भी मास। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है गिवन वेट बटा मोलर वेट के बराबर होता है, तो मास रिलेटेड है। अब कहता है कि टेम्परेचर को, तो बेटा टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये तीनों वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और वेट वॉल्यूम जो होता है,
वो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो ये आपके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो आपके नॉर्मेलिटी घट जाएंगे। इतना ही नहीं, मोलरिटी भी आपका घट जाएगा, और वेट बटा वॉल्यूम परसेंट जो दिया हुआ है ये भी आपको W/V जो है वो भी आपको क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। ये तीनों घटेंगे। इसका मतलब है कि टेम्परेचर आपको नॉर्मेलिटी को, मोलरिटी को और वेट वॉल्यूम को प्रभावित कर रहा है। प्रभावित किसको नहीं कर रहा है? तो कहता है किसमें परिवर्तन नहीं होगा? तो मोलरिटी में परिवर्तन नहीं होगा। आपके मोलरिटी में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स के नियम का पालन करता है। किसके नियम का? अबेज रॉल्स लॉ। जो रॉल्स के नियम का पालन करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स के नियम का पालन करे वही हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बाय ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बेटा केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं करता है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो शेप होते हैं उससे छोटा शेप जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होल्स के होते हैं। ठीक है, छिद्र के उसके छोटे शेप होते हैं। तो इससे केवल कौन सा मॉलिक्यूल्स पास करेगा? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करेगा, आपको सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? कहता है एन ऑस्मोटिक प्रेशर, एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पाई बराबर CRT। पाई बराबर CRT हम लोग लिख सकते हैं, पाई बराबर CRT, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला था। अब कहता है कि वांट ऑफ फैक्टर, फिर आ गया वांट ऑफ फैक्टर, इतना मोल ये एज इतना दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। यानी बेटा आपको दिया क्या गया है? तो दिया गया है आपको आई का मान दिया हुआ है। आई बराबर कितना दिया हुआ है? 2.74 दिया हुआ है। आई बराबर 2.74 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा का मान क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मान क्या होगा? तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है BaNO2 होल 2, BaNO3 होल 2 होगा। BaNO3 होल 2 होगा। ये आपको गलती कर दिया है मेरे ख्याल से, BaNO2 होल 2। चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? तो डिसोसिएट करवाएंगे। तो पहले आपको क्या करवाना होगा? डिसोसिएट करवाना होगा। मैंने इसको डिसोसिएट करवाया तो बना क्या? तो Ba2 प्लस हो गया, और यहाँ पर 2 NO2 क्या हो गया? NO2 माइनस हो गया। ठीक है, हमने डिसोसिएट करवा दिया इसको। ठीक है, और डिसोसिएट करवाने के बाद इसको बैलेंस कर लीजिए। तो इधर ये 1 था, इधर ये 1 है, तो उधर 2 बना है। यानी आपका शुरुआती दौर में इनिशियली जो था वो इनिशियल में आपका ये कितना दिया हुआ था? पहले इसको लिखना होगा। तो इनिशियली ये 1 था, तो ये 0 था, ये 0 था, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या आ गया वो आपको निकालना होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आपका ये 1 में से कितना अल्फा घट गया, यानी आपका पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पर जो डिसोसिएशन हो रहा है वो पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, 100% नहीं हो रहा है। और पार्शियली डिसोसिएशन का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वही आपको निकालना है। 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बन गया, और ये कितना बन गया? 2 न है, तो ये 2 अल्फा बन गया। तो आई का मान क्या आ गया? तो आफ्टर डिसोसिएशन जो आया, तो आई बराबर हमारे पास क्या आया? आफ्टर डिसोसिएशन आपका 1 माइनस अल्फा आप प्लस अल्फा आप प्लस 2 अल्फा दिया हुआ है। आप बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0। अब आई का मान आपके पास कितना है? तो 2.74। तो 2.74 बराबर ये इससे कट गया, बचा क्या? 1 प्लस 2 अल्फा बटा 1। अब यहाँ से निकालिएगा तो क्या आएगा? 2 अल्फा बराबर 2.74 माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आ गया? 1.74 बटा 2 आ गया। परसेंटेज निकालिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अभी डेसिमल को उड़ाइएगा तो 2 शून्य आ जाएगा, 2 शून्य कट गया, यानी 87%। कितना परसेंट? तो डिग्री डिसोसिएशन जो इसका था वो कितना था? 87%। कितना था? 87% आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना दिया हुआ है,
आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब क्या, दो, मैंने 3 सॉल्यूशन में पढ़ाया था कि 3 टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के हिसाब से 3 प्रकार के आपके सॉल्यूशन होते हैं। एक आपका क्या होता है, तो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, जब दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 का मान पाई 2 के बराबर हो, ठीक है। और दूसरा क्या था, तो हाइपोटोनिक था। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यानी एक का मान दूसरा से कम, यानी पाई 1 का मान पाई 2 से क्या होगा, कम होगा। और तीसरा क्या था, तो हाइपरटोनिक था। हाइपरटोनिक कहने का मतलब ये कि पाई 1 का मान जो होगा वो आपको पाई 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यही मैंने पढ़ा था कि दो सॉल्यूशन में ये 3 होता है। अब आपको दिया हुआ है कि आइसोटोनिक है विथ 1% ऑफ सब्सटेंस एक्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका, एक्स का। तो इससे ये हुआ कि आइसोटोनिक है तो पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2 हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूला आप लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, m1 RT बराबर m2 RT, यानी R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T आपका टेम्परेचर होता है। तो R और T दोनों में सेम होगा। चेंज क्या करेगा, तो दोनों का मोलरिटी चेंज कर जाएगा। तो जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कीजिए, RT आपका कट गया, बचा क्या आपके पास, तो m1 बराबर क्या हो गया, m2 हो गया, ठीक है। अब m1 बराबर m2 हो गया तो वैल्यू को पुट कीजिए। तो m1 क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब बट्टा वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम किस में, लीटर में, वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। अब आपको क्या करना है, तो इसके वैल्यू को डालना है। तो इसके वैल्यू को आप डालेंगे कैसे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, पहले केन शुगर का लीजिए, तो 5%, तो 5% सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ वो जानिए। 5% केन शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि 5 ग्राम केन शुगर 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है, 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। 5 ग्राम केन शुगर 100 ml सॉल्यूशन में आपका उपस्थित है, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब शुगर कितना दिया हुआ था, तो 5 ग्राम। शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो 342 दिया हुआ है, कितना में, तो 100 ml में। तो 100 ml है, ml को लीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से भाग दे दीजिएगा। तो ये तो केन शुगर का आ गया। वैसे ही वो 1% दिया हुआ है, यानी 1 ग्राम एक्स दिया हुआ है और एक्स का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, m मान लेंगे, और परसेंट यानी 100 ml ये भी होगा तो 1000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको काट दो, तो नीचे वाला कट ही गया। आपके पास आया क्या, तो इधर आया 5/342 और उधर क्या आ गया 1/m। तो m का वैल्यू निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 342/5, 5 से 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, यानी क्या 68.4। मॉलिक्यूलर वेट जो x का होगा वो क्या हो जाएगा, 68.4 हो जाएगा। वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहीं से कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट पहले की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वांट ऑफ फैक्टर आपका BaNO3 सॉल्यूशन का, ये भी आपको पहले की तरह क्वेश्चन है जो हम पढ़े थे और इसका भी 87% होगा, ये भी पहले की तरह क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब पूछ रहा है कि ये 4 सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा निकालना है तो हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। डेल TB बराबर क्या होता है, KB गुने M और गुने I हो जाता है, ठीक है। डेल TB बराबर KB गुने M गुने I हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका KB का मान तो सब में बराबर होगा, M का भी मान सब में बराबर दिया हुआ है। M का मान देखिएगा तो सारे के M का मान बराबर है, तो ये सारा बराबर है। इसका मतलब ये दोनों टर्म बराबर है। तो डिपेंड किस पर करेगा, तो इसमें I डिसाइड करके बताएगा, I डिसाइड करके बताएगा कि I का मान जिसका ज़्यादा होगा ना उसका उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा I। तो यहाँ से ये पता चला कि डेल TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I के। तो सब में I का मान आपको निकालना होगा। तो I का मान एक एक करके हम अगर देख ले
तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम इसको तोड़ दिए तो Na+ में आ गया और ये आपको OH- में आ गया। तो इसका जो I का मान होगा वो बाद में क्या 1 + 1 2, तो 1 + 1 हो गया। पहले कितना मोल था 1 मोल, तो ये हम पहले भी आपको दिखाए हैं। तो I का मान 2 आ गया। इसका I का मान निकालिएगा तो इसको तोड़िएगा तो NH4 आपका प्लस हो जाएगा और NO3 आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर जब I का मान निकालिएगा तो 1 + इसका 1 और इसका 1, तो 1 + 1 बाद में 2 हो गया, पहले 1 था, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। इसके I का मान अगर आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2Na+ और प्लस SO4 माइनस, ये आपका कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर I का मान इसका निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2 + 1/1 यानी क्या 3 आ जाएगा। और इसके I का मान निकालिएगा, तोड़िएगा इसको तो K+ और NO3 माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये 1 और ये भी 1, तो I बराबर क्या, तो बाद में 1 + 1 2 गो में बदल गया। KNO3 1 मोल था, बाद में K+ और NO3 माइनस में, तो ये 1 + 1/1 यानी 2 तो 1 2 3, ये तीनों बराबर है। सबसे ज़्यादा किसका है 3 का है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा B इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। अब देखिएगा क्या कहता है, एट NTP 1 मोल ऑफ ए कैन शुगर वॉल्यूम क्या होगा। कहता है कि NTP पर, NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी NTP का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर आपको, तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर आपको 273.15 केल्विन और प्रेशर आपका कितना, तो 1 ATM पर आपको बताना है। तो इस पर कितना होगा, तो 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमारे मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर को देखिए, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर को देखिए, मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर दिया जा चुका है, लेक्चर को देखिए। जैसे ही आप मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है। तो बेटा इटली का रहने वाला था, इटालियन केमिस्ट था आपको एवोगाड्रोज। ठीक है, जो बताया था कि आपका जो सब्सटेंस होते हैं वो किसके बराबर, यानी 1 मोल कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें पार्टिकल्स का संख्या कितना होता है, वो आपको 6.022 या 23 × 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है क्या, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है और आयोडाइड गैस है, दोनों केमिकल रिएक्ट करता है तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाता है। तो पूछ रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इसके Kb का मान जो होगा वो डिपेंड्स करेगा, Kb का मान जो होगा डिपेंड्स करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kp का मान, किसका, Kp का मान जो होगा वो डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स करेगा किस पर डिपेंड करेगा, तो आपको फुल प्रेशर पर नहीं डिपेंड करता है, कैटेलिस्ट पर नहीं करता है और इस पर नहीं, तो किस पर करता है, तो नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स यानी क्या, ऑन क्वांटिटी ऑफ H2 एंड I2, H2 और I2 के क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि इसके मोल्स का संख्या बढ़ेगा, H2 I2 के मोल्स के संख्या बढ़ेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान बढ़ जाएगा। H2 I2 जो आपका दिया हुआ है उसके आयंस के संख्या बढ़ेंगे तब बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स का संख्या बढ़ेगा तब बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम NaOH इन 2 ml। तो आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, तो W दिया है, तो W कितना दिया हुआ है 2 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का कितना होता है, तो 27 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल कितना हो जाएगा, तो 40 ग्राम। तो ये आपका कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम हो गया। वॉल्यूम आपका कितना दिया हुआ है, तो 200 ml दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपका लीटर में निकालिएगा तो 200 बटा कितना 1000